तो नीट का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट जहाँ पर हमने खत्म किया था उससे नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी अपन लेमडा। एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा, और एच और सी कांस्टेंट होते हैं, यानी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेव लेंथ। तो अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वेव लेंथ उतनी कम होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन होगा। जिसकी एनर्जी मोर होगी उसकी वेव लेंथ लेस आएगी। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी वेवलेंथ उतनी कम होती है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। डी ऑर्बिटल की जो सेंट्रल मेटल है इसके डी ऑर्बिटल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। जब स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा होगी तो एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम। तो बी सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब ये दो ऑप्शन हो गए, बी सबसे लास्ट में है। तो ए और बी इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कोबाल्ट Cu एंड CO के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो इसलिए इसके बाद एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा बी की, फिर सी की, फिर ए की। एनर्जी ज़्यादा होगी यानी कि सबसे कम वेवलेंथ बी की, फिर ए की। तो बी के बाद ए आना चाहिए, तो आपका आंसर हो गया ए। इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है। चार्ज जितना ज़्यादा होता है स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो डी सबसे लास्ट में आना, इसकी एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो डी यहाँ पर आएगा थर्ड में और फोर्थ में जाएगा सी। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस के लिए डबल बॉन्ड के इधर उधर क्या होना चाहिए? दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो पेंट 1 इन, पहला है पेंट 1 इन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जितने कॉर्नर उतने कार्बन। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये सिस ट्रांस तो नहीं करेगा क्योंकि सेम एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 2 मिथाइल हैज 2 इन। ठीक है, 2 मिथाइल हैज 2 इन। तो यहाँ पर 2 मिथाइल हैज 2 इन, तो 1 2 3 4 5 6। 2 पर क्या लग रहा है? मिथाइल, और हैज 2 इन। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, और तो ये भी नहीं शो कर पाएगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब ये कह रहा है 2 मिथाइल हैज 2 इन, 1 2 3 4 5 6, और 2 पर क्या लगा है? मिथाइल हैज 2 इन, तो ये भी सिस्टम्स नहीं शो करेगा। 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन, और 1 1 डाई मिथाइल, ये भी नहीं शो करेगा। इसका देखते हैं 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। और 1 और 2 तो डाई मिथाइल है, 1 और 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं पेंट 1 इन।
1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको देखेंगे तो सेम ग्रुप, ये तो शो नहीं करेगा, एक ही कार्बन पर दो सेम एटम है। 2 मिथाइल हैज 2 इन, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 2 पर लगा हुआ है मिथाइल हैज 2 इन, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, ये भी नहीं शो करेगा। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये भी नहीं शो करेगा। तो केवल ये रह गया 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लिक में अगर ये सेम ग्रुप सेम साइड हो जाते हैं तो सिस, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाते हैं तो ट्रांस, ठीक है। तो एक बार तो क्या हो सकता है, ये दोनों वेज साइड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिस, और एक बार ये ही एक सॉलिड वेज रहे और एक डॉटेड लाइन रहे, मतलब इस टाइप से जो है, तो ये सिस ट्रांस शो कर देगा। तो ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। 58 हो गया। 59 देखते हैं। 59 में कह रहा है फास्फोरिक एसिड आयनाइज 3 स्टेप्स में, K1 देयर आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू K1 K2 K3, ठीक है। 3 स्टेप में आयनाइज हो रहा है, पहले के लिए K1 है, दूसरे के लिए K2 है, तीसरे के लिए K3 है, ठीक है। और ओवरऑल के कांस्टेंट जो दे रखा है, अगर हम ओवरऑल निकालते हैं तो K, अगर 3 इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है K1 इंटू K2 इंटू K3, तीनों को अगर हम इक्वेशन को जोड़ते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट को, तो ये हमारा रिलेशन आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, अगर कोई भी एसिड 3 स्टेप में आयनाइज होता है तो फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। H3PO4 है, ये आयनाइज होगा, क्या देगा H प्लस आयन, और H2PO4 माइनस, दूसरी स्टेप में H2PO4 माइनस, ये एक H आयन देगा और देगा HPO4 2 माइनस, तीसरी स्टेप में HPO4 2 माइनस, ये एक और H आयन देगा और देगा PO4 3 माइनस। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा H3PO4 क्या देगा 3H प्लस और PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। तो ये आपका K का आयनाइजेशन कांस्टेंट आ गया। तो पहले का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बात सही है। अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ तो लॉग K इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग K1 मल्टीप्लाई करने पर लॉग जुड़ जाते हैं, तो लॉग K2 लॉग K3, तो ये भी बात सही है। H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस, तो हमने बताया फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी बात सही है। ये रिलेशन नहीं होता है, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। तो देखते हैं आंसर क्या हो गया आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। 60 में देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सोडा लाइम।
और ये डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो 2 स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन होता है। एक स्टेप में Na2CO3 यहाँ से जाएगा, तो ये यहाँ से Na2CO3 यहाँ से चला जाएगा और H यहाँ पर आके लग जाएगा, तो इसमें बेंजीन बन जाएगा। तो ये कह रहा है नॉट गिव बेंजीन, तो यहाँ तो बेंजीन बनेगा, ठीक है ना, यहाँ तो बेंजीन बनेगा, तो यहाँ पर तो बेंजीन आपका बन रहा है, ठीक है। हेक्सेन से इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मर्नम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर भी बेंजीन बनता है, तो ये भी बन जाएगा। रेड हॉट आयरन ट्यूब से एस्टीन को पास कराते हैं तब भी बेंजीन बनता है, तो ये भी बेंजीन बन जाएगा। अगर हम डायजोनियम साल्ट N2+Cl- बेंजीन के ऊपर लगा होता है, इसे डायजोनियम साल्ट बोलते हैं, और इसके ऊपर अगर हम वार्म वाटर पास कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है, बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन नहीं बन रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक से हो गया, डायजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज से आ जाएगा। मिक्स कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये एल्केन से दे दिया है, तो सारा ऑर्गेनिक का मिक्स है, ठीक है। 61 में कह रहा है कि ये तो एकदम सिंपल जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनो बेसिक वीक एसिड इतनी दे रखी है, इट्स एक्सटेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एनी कंसंट्रेशन पर आपको मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनो बेसिक वीक एसिड कितनी दे रखी है 90। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। तो इसको और इसको आप प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया 349.6 प्लस 50.4, तो ये आपकी हो गई 400 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आपका डिवाइड करना पड़ेगा। तो 99 को डिवाइड कर देंगे 40 से, ना यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगी 0, ना यानी कि 0 यहाँ पर लगी 0, 4 से ये 2 बार जाएगा तो 2 4 दुनिया 8, तो ये आपका 800 हो गया। ये कितना बच गया 100, उतारी 0, तो 4 से ये 2 बार जाएगा और ये 800। तो इस टाइप से 0.22 वाला आंसर होगा, तो आपका आंसर सी हो गया। सिंपल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। अब आपका 62 देखते हैं। 62 में कह रहा है गिव वन ऑफ द गिवन ब्लो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1, ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो जिसका 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये तो स्टेबल होगा ही नहीं, ठीक है। हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो डायटोमिक जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात होगी गलत। दूसरा कह रहा है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर के, तो दूसरा भी गलत है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, सेकंड हो गया। 63 देखते हैं। 63 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। तो मिनिमम कंडक्टेंस के लिए आयन कम से कम होने चाहिए, तो पहले में कोई आयन नहीं है, दूसरे में कोई आयन नहीं है, तीसरे में ये बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जितने भी होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, और एक बड़ा वाला ये ब्रैकेट वाला एक आयन हो गया, तो यहाँ 4 आयन हो गए, तो यहाँ पर 4 आयन हो गए, यहाँ पर 2 आयन Cl अलग हो जाएगा
और ये अलग हो जाएगा, ये इस टाइप से ब्रेक होगा। CONH3 का होल 5 Cl, ये पूरा एक आयन प्लस और Cl माइनस। इसी टाइप से यहाँ पर ये पूरा बनेगा एक आयन, तो यहाँ पर 4 आयन और यहाँ पर 2 आयन। तो कंडक्टिविटी अगर वो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द कंपाउंड विल हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस कह रहा है, अगर मैक्सिमम कहता तो आंसर सी होता, लेकिन मिनिमम कह रहा है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है जिसमें कि कोई आयन नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसका बोनस मिलेगा सभी को, क्योंकि इसमें दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कंडक्टेंस तो होगा ही नहीं। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी तो आयन्स पर डिपेंड करती है, यहाँ पर कोई आयन नहीं बन रहा है। फिर भी अगर हम बात करें तो ये कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है, यहाँ पर 3 अमोनिया या 4 अमोनिया, यहाँ पर 2 Cl और यहाँ पर 1 Cl। तो ये थोड़ा सा भारी मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ 3 Cl है, तो ये कम कंडक्टेंस करेगा, ये ज़्यादा कंडक्टेंस। पहली बात, ये दोनों ही कंडक्टेंस नहीं करेंगे तो इसमें बोनस ही मिलेगा, तो इसलिए ये रॉन्ग है क्वेश्चन ही। इसके ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट है, इसलिए आपको इसमें बोनस मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं लिस्ट। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 HCO3। देखो इसको बनाने का, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। जब भी मोनोवैलेंट एटम सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और डाइवैलेंट एटम जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो आप सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखो। इसके आउटर 8th ग्रुप का है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये आपने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। तो आपके पास बीवीटी थ्योरी के अनुसार जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल सुपर बॉन्ड कहते हैं, तो ये क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिटल, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड पेयर भी कौन से? केवल सिग्मा बॉन्ड वाले। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। तो इसका और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पिरामिडल, ठीक है ना। इसका आपका ये हो गया XCF2। तो अभी मैंने बताया XCF2 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 5 6 7 8। तो आप क्या करो, ये मोनोवैलेंट एटम है, इनको यहाँ जोड़ लो, जोड़ लिया। अब कितने लोन पेयर बचे? 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो ये लीनियर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। XCOF4 मैंने क्या कहा? Xc बनाओ, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन रख दो। अब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो और F4 है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कितना बचा? 1 2 3 4 और ये सिंगल सुपर बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है 5 और एक लोन पेयर 6। तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चारों बेस पे मिलेंगे और ये ऊपर वाले से जुड़ेगा, ठीक। और XCF6 इससे 6 बॉन्ड में जो जुड़ जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा और sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक 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 यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से एक लॉन पेयर होने की वजह से अगर खाली ये नहीं होता तो ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन एक लॉन पेयर होने की वजह से ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, अब पहले दो रह गए, बी का फर्स्ट, अभी और आगे चलना है, सी का फोर्थ, तो आंसर आपका हो गया पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। 64 के बाद 65 में कह रहा है ये रिएक्शन दी हुई है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। तो आर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रोडक्ट को। तो जब भी इस ग्राफ में याद रखना ये एनर्जी होती है, इस एक्सिस पर एनर्जी होती है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस करती है, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। अब जब भी अगर एक्सोथर्मिक, इस एक्सिस पर एनर्जी है ना, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब हमेशा डेल्टा एच होता है फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस, तो H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि H2 छोटा है और H1 बड़ा है। तो कभी भी ग्राफ अगर नीचे जाएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा, तो ग्राफ नीचे ही जाना है। तो यानी कि अब देखेंगे, पहली बात तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, क्या नहीं होगा वो देख ले रहे हैं। दूसरा ये वाला भी नहीं होगा, अब रह गया ये और फर्स्ट। अब हमने अभी आपको बताया कि डेल्टा एच बताता है फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस को, तो ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस इतना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू लगाएंगे तो वो नेगेटिव में आएगी, यहाँ पर केवल वो डिफरेंस दिखा रहा है, तो इसने रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को दिखा दोनों का डिफरेंस बताया। मैग्नीट्यूड कैसा होगा वो यहाँ पर डेल्टा एच बता रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइनल की एनर्जी कम है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, इस एक्सिस पर एनर्जी दे रखी है ना, ये इस एक्सिस पर एनर्जी दे रखी है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगी, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, तो डेल्टा एच केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, देखिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 66 सॉल्यूशन से आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, मतलब क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन का पहला, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग भी नहीं करते हैं, उससे पहले स्टार्टिंग में हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ गया। ह्यूमिडिटी का मतलब सॉल्यूशन का फेज कैसा दिखता है, तो सॉल्यूशन उस फेज में दिखता है जो सॉल्वेंट का फेज होता है, फेज से मतलब स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ह्यूमिडिटी आपको पता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर के अंदर मॉइस्चर मतलब वाटर, तो हमें कैसी दिखती है एयर, गैसेस फॉर्म में, तो ये किसका एग्जाम्पल है, गैस के अंदर वाटर, तो आप कह सकते हो लिक्विड इन एयर या लिक्विड इन गैस, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एलॉय क्या होते हैं, दो सॉलिड चीज का मिक्सचर होते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड। अमलगम क्या होता है, मरकरी के कंपाउंड को अमलगम कहते हैं, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, तो लिक्विड थोड़ा सा डाला जाता है, मरकरी थोड़ी सी होती है, तो ज़्यादातर मेटल होती है, तो सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। और डस्ट पार्टिकल या स्मोक, ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं और एयर के अंदर होते हैं, तो आप कह सकते हो सॉलिड इन गैस, तो ये सॉलिड इन गैस। तो ऑप्शन मैच कर ले रहे हैं, पहले का सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड ये यानी पहले दो में से, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, तो आपका सेकंड हो गया, ठीक है। 60 हो गया। 60 तो आपको पार्ट 2 कैसा लगा वीडियो आप बताइए, और अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।